हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप भी अपना ऑप्शनल करिए, जिसका भी जो ऑप्शनल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ऑप्शनल है वो PSIR है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो गाइस, आज हम जो करेंगे वो सोक्रेट्स और प्लेटो करेंगे, तो स्पीड मेरी तेज रहेगी गाइस। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी अगर किसी को भी PSIR को ऑप्शनल कोर्स ज्वाइन करना है तो वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आइदर आप मुझे कर सकते हैं या फिर आप सुमित इस देर पे कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फाइन। क्योंकि गाइस जो मैं ये यूट्यूब पे करा रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैंने शायद आज करा दिया नेक्स्ट क्लास ना मैं लेके आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, फाइन। इट्स जस्ट लाइक ओनली डिस्कशन, फाइन। तो अगर आपको डिस्कशन करना है तो नो डाउट ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है विद नोट्स एंड एवरीथिंग, आंसर राइटिंग एंड मैनी मोर अदर थिंग, बिकॉज मेंटरिंग भी है ना, हर एक चीज़ होता है, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द कोर्स एंड ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है। ये PSIR का कोर्स है, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ओनली 11,000 का है। आई थिंक 11,000 में आपको कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे, और ऑप्शनल कोर्स अगर आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो वो भी आई थिंक 40-50 हज़ार से कम नहीं मिलता है, ठीक है। तो खैर, बाकी आप डिसाइड करो कि आपको ज्वाइन करना है नहीं, बट अगेन आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस, फाइन। तो चलिए हम प्लेटो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले प्लेटो कह रही पॉलिटिकल साइंस है ना, ये वर्ड है हमारा। तो पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए ना पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल का मतलब ये ग्रीक वर्ड एक पोलिस से निकला है। पोलिस का मतलब होता था सिटी स्टेट, फिर धीरे धीरे यही वर्ड जो कन्वर्ट हुआ नेशन स्टेट्स में हुआ, फिर ठीक है, फिर ऐसे से धीरे धीरे करके आज हमारा क्या है, स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि सेल्फ सफिशिएंट पॉलिटिकल एंटिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिटी स्टेट का मतलब क्या होता है, एक इंग्लिश टर्म दैट इज अ सिविटिस, मतलब कि मीन्स पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल, दैट इज अ सिटी स्टेट। मतलब सिंपल बात है, किस तरह से आप अपनी स्टेट को गवर्न करते हो, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल, ठीक है। स्टेट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, मैकियावेली ने जो स्टेट टर्म को यूज किया था पॉलिटिकल साइंस में, फाइन। तो इट इज वेरी क्लियर कि जो टर्म स्टेट है डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर अंडर द 16th सेंचुरी। मतलब कि सिंपल बात ये कि 16th सेंचुरी से पहले स्टेट वर्ड को किसी ने यूज नहीं किया था, और जब इसको यूज किया तो उसका मतलब ये बन गया था कि स्टेट का मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, फाइन। एक मिनट, हाँ। और 16th सेंचुरी तक स्टेट का मीनिंग पॉपुलर नहीं हुआ था। अब हमें पता होना चाहिए स्टेट होता क्या। अब स्टेट क्या होता है, देखो गाइस, स्टेट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अगेन गाइस, ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये आप अगर कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने ट्रिक से ये चीज़ पढ़ाई जाती है। PGST, दैट इज द पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवर्निटी एंड टेरिटरी, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब वो स्टेट नहीं है। दैट इज द पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवर्निटी। ये चारों चीज़ अगर किसी भी स्टेट के पास है, जैसे इंडिया है, इंडिया के पास अगर चारों स्टेट है एलिमेंट्स है, इसका मतलब इंडिया अपनी एक स्टेट है, फाइन। अब आप देख लो पैलेस्टाइन, इसराइल को जो इशू बन रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं सोवर्निटी का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं कह पाएगा, ठीक है। स्टेट इज नॉट द पीपल, स्टेट ना ही कोई पीपल है और ना ही कोई लैंड है और ना ही कोई गवर्नमेंट है, ठीक है। इन एडिशन स्टेट पास सब चीज़ें होनी चाहिए, साथ में यूनिटी भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी बनती है। अब जरा कैसे हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, स्टेट, सोसाइटी, गवर्नमेंट, नेशन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू विल गवर्न द स्टेट, कहाँ से इसका मतलब है, पुलिस से, ठीक है, सिटीजन वेलफेयर से, इसका मतलब होता है। फिर हमने बोला कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट 4 होते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को GST पे करने, दैट इज द गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, टेरिटरी, और चारों के चारों एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं कि हाँ वो स्टेट है, फाइन। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, स्टेट या नेशन में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप देखते हो ना, सोसाइटी ये कहती है, सोसाइटी वो कहते हैं, और स्टेट और सोसाइटी में फ़र्क क्या होता है। देखोगे, सोसाइटी वहीं बन जाती है जहाँ आप कुछ लोग रहने लग जाओगे, लेकिन आप एक कॉलोनी में रह रहे हो तो वहाँ भी आपकी सोसाइटी है। लाइक अगर आपके 4-5 नेबर्स हैं या जो भी हैं, तो वहाँ भी आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो सोसाइटी का देखा जाए वाइडर मीनिंग है इसका स्टेट का, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, सभी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आपके इंक्लूडेड होते हैं, हाई। मतलब कि ये एक, मतलब कि जबकि जो स्टेट है वो सिर्फ एक सोसाइटी का एक एक्सपेक्ट कवर करते हैं। मतलब कि नो डाउट अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि यार स्टेट बड़ा होता है, सोसाइटी छोटा होता है, नहीं, बट एक्चुअली में तो सोसाइटी का मीनिंग होता है वो वाइडर होता है। सोसाइटी में आपको सभी सोशल रिलेशनशिप्स आपको निभाने पड़ेंगे, जैसे आपके मम्मी के साथ या आपको पड़ोसियों के साथ, या आप कुछ भी करते हो आप पहले सोसाइटी का सोचते हो, क्योंकि ये सभी जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन
स्टेट के लिए एक सोसाइटी से एक्सपेक्ट है, ठीक है। जैसे वही बात होगी, जैसे आजकल कोरोना के केस चल रहे हैं, कोई मर रहे हैं, तो स्टेट के लिए सिर्फ 4000 इट्स ओनली अ नंबर, फाइन, वो कोई और मैटर नहीं करता, ठीक है। जबकि जो स्टेट होगी, स्टेट क्या है, सोसाइटी की सर्वेंट है और वो सोसाइटी के अंदर होती है, ठीक है। सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, मतलब कि देखो स्टेट तो बाद में बना ना, धीरे धीरे आके बना, उससे पहले सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में लोग एग्जिस्ट करते थे। पहले इतना बड़ा अकेला इंडिया नहीं होता था, बीच में अलग से मराठा एम्पायर, मुगल, सबके छोटे छोटे अलग अलग एम्पायर होते थे। तो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ओल्डर है देन स्टेट, और इसमें सभी के सभी 4 एलिमेंट्स नहीं होते। मतलब कि मैंने बताया स्टेट में ये चारों एलिमेंट्स होने जरूरी होते हैं, जबकि सोसाइटी में ये सभी 4 एलिमेंट्स नहीं होते। स्टेट काफ़ी ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज होती है क्योंकि उसके पास अपनी सॉवरेनिटी भी होती है, जबकि सोसाइटी ऑर्गेनाइज भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगेन जो सोसाइटी है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। कैसे नेचुरल इंस्टीट्यूशन है? क्योंकि जहाँ भी आप कहीं भी आप बसते हो तो वहीं पे आपके आसपास जो रिलेशन, मतलब कि लोग होते हैं, आप उनके साथ एक रिलेशन में आ जाते हो, ठीक है। जबकि स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, इसलिए बाद में बना है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी जो आइडियलिस्ट है, मोनिस्टिक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्टेट और सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया कि स्टेट क्या है, ऑर्गेनाइज होता है, सोसाइटी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। जो स्टेट है वो कोई न्यूअर कंसेप्ट है, जबकि सोसाइटी है ओल्डर कंसेप्ट है। जो सोसाइटी है वो वाइडर है और नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि जो स्टेट है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं, सॉरी सोसाइटी जो है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। अब स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है? देखो गवर्नमेंट एक कंपोनेंट है स्टेट का, क्योंकि अभी मैंने ना स्टेट में PGST है, तो गवर्नमेंट एक सिर्फ स्टेट का हिस्सा होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट की एजेंसी है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जैसे आप देख लो इंडिया है, इंडिया स्टेट है, लेकिन जो BJP है वो गवर्नमेंट है, वो चेंज भी हो सकती है, कल को कांग्रेस भी आ सकती है, कोई और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट की एजेंसी है जो क्या करती है, जो लोगों की कलेक्टिव जो विल होती है उसको फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब कि जो हम लोगों की मांग होती है, जनता की मांग होती है, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज को फ्रेम करती है और एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। और ये नोट करने की इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेट है वो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बताया ना कि जो स्टेट है वो एक न्यूअर कंसेप्ट है, मतलब कि 16 सेंचुरी तक जब तक मैकियावेली नहीं आया था तब तक स्टेट को कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं माना जाता था, लेकिन अब स्टेट को इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एलिमेंट्री, मतलब कि प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का यही है कि कम्युनिटी या फिर जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, जनता की कॉमन लाइफ को मैनेज करना, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो नेसेसरी है, लेकिन एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट एक नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्टेट और नेशन में क्या फर्क होता है। देखो नेशन में अगेन गाइस कई लोग होते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझते। आप बोल दोगे इंडिया नेशन है, इंडिया स्टेट है, लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं तो इंडिया स्टेट है, इंडिया नेशन नहीं है। नेशन वहाँ होता है जहाँ सबका जो कल्चर है वो सेम होता है, लैंग्वेज है सेम होता है हर, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिकल डाइवर्सिटी होती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, बहुत कुछ हमारा डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर हम देखा तो नेशन का जो बेसिस होता है वो साइकोलॉजिकल और कल्चरल, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, इनका जो भाषा है या फिर ये जो इनका कल्चर है वो सब सेम है, ठीक है। जो नेशन का जो बेसिस होता है वो मेनली कल्चरल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। जबकि जो स्टेट होता है वो फिजिकल और पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है। तो नेशन कब इमर्ज होता है, जब कैपिटलिज्म आता है, जबकि स्टेट तो उससे पहले एग्जिस्ट हो। मतलब आप देख सकते हो जैसे रशिया देख लो, USSR हो गया, फिर जर्मनी वगैरह हो गया, उनसे पहले ये कैसे से थे और बाद में जैसे इतने वर्ल्ड वार हुए उसके बाद वो कैसे अलग अलग, क्यों? क्योंकि वो अपनी एक कल्चरल मतलब कि या फिर लिंग्विस्टिकल आइडेंटिटी में क्या हो गए, वो अपना एक बस गए, ठीक है। जैसे जर्मनी में जर्मन लोग रहते हैं, ठीक है, और अलग अलग से डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में फ्रेंच लोग रहते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जहाँ पे वन नेशन, वन रिलीजन या वन कल्चर, वन लैंग्वेज हो, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट कंट्री इज अ नेशन। लेकिन इंडिया जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पे स्टेट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेशन का बेसिस होता है वो साइकोलॉजिकल और कल्चरल होता है, जबकि जो स्टेट का जो बेसिस होता है वो फिजिकल और पॉलिटिकल एंटिटी होता है, फाइन। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या है स्टेट का? अगेन आपको पता है नोट प्रीरिक्विजिट फॉर नेशन, मतलब कि स्टेट बनने के लिए हमको चारों चीज़ें चाहिए, पॉपुलेशन, GST, जबकि नेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नेशन के लिए बस ये कि आपको सेम कल्चर होना चाहिए, सेम लैंग्वेज होना चाहिए, दैट्स इट, फाइन। अब हम पढ़ते हैं कि क्या ये जो डिस्टिंक्शन है, लाइक हमने जैसे स्टेट और नेशन में डिफरेंस बना, स्टेट सोसाइटी में पढ़ा, स्टेट और गवर्नमेंट में पढ़ा, क्या ये जो डिफरेंस हमने पढ़ा वो रियल है? क्योंकि जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता रहा तो जो स्टेट और सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंस था वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया, फाइन। मतलब कि फिर ऐसा लगने लगा कि स्टेट और सोसाइटी दोनों का मीनिंग एक है। उसी तरह जो स्टेट और गवर्नमेंट का जो डिफरेंस था वो भी एक टेक्निकल लिमिट तक रह गया, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। लेकिन
मतलब सिंपल बात ये कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता रहा, तो ये जो डिस्टिंक्शन था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, फेड अप हो गया। सिमिलरली फिर नेशन स्टेट के इमरजेंस से क्या हो गया, जो नेशन और स्टेट के बीच में जो डिफरेंस था वो भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, और अब जो डिफरेंस है स्टेट और अदर नेशंस में वो सिर्फ प्लूरलिस्ट थे ना, जो प्लूरलिस्ट, ये अभी आप आगे बोलोगे जब आप PSA पूरा पढ़ोगे तो उन्हीं के द्वारा बताया गया कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल ऑफ पावर। हम बोलते हैं ना वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, स्कूल में भी चल रही है, कॉलेज में भी चल रही है। ठीक है, मतलब कि पॉलिटिक्स ऐसे तो चलती है, लेकिन हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि हर बंदा पावर के लिए स्ट्रगल करे कि हाँ मुझे वो वाली गद्दी मिल जाए। ठीक है, तो स्ट्रगल ऑफ पावर सो दैट आप उस लीडरशिप पोजीशन को या तो मेंटेन कर सको या उसको गेन कर सको। ठीक है, ट्रेड यूनियन में कोई पॉलिटिक्स होती है उनको हम यूनिवर्सल पॉलिटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई मैन कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है वुमेन को, उसको हम सेक्सुअल पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे कहीं ना कहीं आजकल क्या रेस पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोवर्सी आ रही है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या लोग क्या करें, किसी एक रेस को, जैसे गोरे लोग हैं, नस्लवाद, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन पे कंट्रोवर्सी आती है। तो हर जगह के पॉलिटिक्स है। ठीक है, तभी फेमिनिज्म आता है इसको काउंटर करने के लिए, किसको, सेक्सुअल पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस में जो पॉलिटिक्स आती है उनको यूनिवर्सल पॉलिटिक्स, मतलब कि हर एक फील्ड में पॉलिटिक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैन की डोमिनेशन है, तो वुमेन आ रही है कि क्यों भी हमें क्यों नहीं लीडरशिप पोजीशन मिली, तो इसलिए इसको सेक्सुअल पॉलिटिक्स बोल दिया। अलग अलग जातिवाद कह रही हूँ, नस्लवाद चल रहा है। ठीक है, कि कलर में डिफरेंस में लोग को हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉन्ट्रोवर्सी चलती है उसको रेस पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इवन के जो मैक्स वेबर है उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन जो 1918 में लिखा था, उन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है वो एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड है। मतलब कि एक छोटी सी बात नहीं है कि स्ट्रगल ऑफ पावर हो गया, नहीं, एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा, एंड इट कंप्राइजेस एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप इन एक्शन। राइट, तो आई होप आपको फिलहाल के लिए पॉलिटिक्स के आपको इतना समझ आना कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल ऑफ पावर। ठीक है, मैक्स वेबर की बुक ये आप अलग से लिख सकते हो, अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, वहाँ पे सभी जो आप लिखते हो ना उन ऑथर्स के और उनके बुक्स के नाम लिखते रहो। ठीक है, जैसे मैक्स वेबर ने अपनी बुक कौन सी लिखी थी, 1918 में, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा था, ये आप लिख भी सकते हो कि पॉलिटिक्स एक एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड है एंड कंप्राइजेस एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप इन एक्शन। ठीक है, अब हमने पॉलिटिकल का मतलब तो पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ना है, साइंस का मतलब। ठीक है, देखो साइंस क्या होता है, साइंस होता है नॉलेज। ठीक है, और इसके अंदर भी दो तरह की नॉलेज हो सकती है, एक कोई साइंटिफिक, कोई फिलोसफिकल। ठीक है, अब देखो जिसके पास साइंटिफिक नॉलेज होती है वो तीन चीज़ों पे काम करता है, पहले एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वेरीफाई करता है। फिलोसफिकल क्या करता है, वो चीज़ों में लॉजिक देखता है, रीजन देखता है। ठीक है, कहते हैं ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है साइंटिफिक और एक होती है फिलोसफिकल। ठीक है, अब लोग बोल देते हैं कि नहीं ये साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है, साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन की कमी है। फिलोसफिकल मतलब जो हम अपना लॉजिक लगाते हैं, रीजन लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो जगह की नॉलेज होती है। अब हम जरा देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अगर आपने ये पढ़ लेना समझो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया, क्योंकि आपको हर जगह यही काम आना है मैक्सिमम। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न में हम यहाँ पे किस किस जगह की बात करें। ठीक है, जैसे आपको पता है इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट में लाइक करते हैं ना, है ना, इतना आपको पता ही होगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में कौन कौन हम कंट्रीज कवर करें, मेनली एशियन ग्रीस और एशियन रोम। ठीक है, फर्स्ट मिलेनियम में क्या हुआ था, इसको क्रिश्चियन यूरोप भी बोलते थे, इन कॉन्ट्रास्ट टू नियर इजिप्ट, इसराइल, बिबोलियन, पर्शियन, ओटोमन। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही क्रिश्चियन सेपरेट होता रहा, मतलब कि एशियन में सबसे पहले एशियन ग्रीस और एशियन रोम, लेकिन जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियन भी आपको पता है मिशनरी रीजन है, जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी सेपरेट होता रहा, तो 4th सेंचुरी में हमने इसको जर्मनी, स्विट्जरलैंड कवर किया। 5th सेंचुरी में आके स्पेन, पोर्टुगल, इबेरिया आइलैंड, फ्रांस। 6th सेंचुरी में ब्रिटेन आ गया। 7th सेंचुरी में नीदरलैंड आ गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन पावर आई, फिर डेमोक्रेटिक और एडवांस इकोनॉमी से बनती गई। मतलब कि पहले यही एशियन कंट्रीज थी, फिर धीरे धीरे आई, ये इन्होंने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई, फिर कॉलोनियल पावर बनी, जैसे ब्रिटेन को देख लो, किस कौन सी कंट्री जिनको छोड़ा जिन्होंने कॉलोनी ना बनाई हो, फिर ये कंट्रीज को डेमोक्रेटिक और एडवांस इकोनॉमी बन गई। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, अभी बताया, जो स्टेट और गवर्नेंस के साथ डील करता है। थॉट मतलब कि आप उसमें क्या सोच रहे हो। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, हम इसमें डिफरेंट क्या पढ़ेंगे, फिलोसफर्स पढ़ेंगे, जैसे प्लेटो पढ़ेंगे, एरिस्टोटल पढ़ेंगे, मैकियावेली पढ़ेंगे। देखो उन लोगों की सोच उनके टाइम पे और जिस जगह में वो रहते स्पेस में, उसके अकॉर्डिंग वो सोच रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को बताएंगे। फिलोसफी भी आप अपने अकॉर्डिंग झाड़ते हो। ठीक है, मतलब कि सबके अकॉर्डिंग नहीं झाड़ते ना, तो यही बात होती है। विद रिस्पेक्ट आपका उस वक्त क्या टाइम चल रहा है, क्या स्पेस चल रहा है। ठीक है, उस हिसाब से क्या है ये सब चीज़ें बनती हैं। फिर
हाँ, तो अब आपको समझ में वेस्टर्न का मतलब क्या है, इसमें हम कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करें, एंशियंट ग्रीस और अपना कौन सा हो गया ये रोम, ठीक है। पॉलिटिकल का मतलब किस तरह से हम आइडियाज को डील करेंगे विद स्टेट एंड गवर्नमेंट। थॉट्स मतलब थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो पॉलिटिकल थॉट एक तरह का हम उन पर्टिकुलर फिलोसफर्स के पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू उनका टाइम एंड स्पेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब आप देख सकते हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट किस तरह से इवॉल्व हुआ। सबसे पहले तो एंशिएंट था, फिर मिडिवल, मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न। एंशिएंट में फिलोसफर मेनली सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ेंगे। मिडिवल में यहाँ पे मेनली पावर्स का क्या रहा, आना जाना रहा। यूरोप काफ़ी ज़्यादा टूटा। मिडिवल हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में। मॉडर्न है नेशन स्टेट कंसेप्ट। फिर उसके बाद जितने भी फिलोसफर पढ़ोगे वो सब मॉडर्न ईरा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आ गया, फाइन, जिसमें यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं, ये सब सुप्रानेशनल एंटिटियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट्स। देखो सोक्रेट्स से भी पहले कौन है, प्री सोक्रेट्स, ठीक है। प्री सोक्रेट्स को हम फिजिस्ट भी बोलते हैं। ये कौन से मेथड यूज करते थे, साइंटिफिक अप्रोच। मतलब कि अब हमने क्या बोला कि दो तरह से होता है, एक साइंटिफिक और एक होता है फिलोसफिकल, मतलब जिसमें हम लॉजिकल देखते हैं। तो जो प्री सोक्रेट्स है उन्हें फिजिसिस्ट बोलते थे, क्यों, क्योंकि इनकी जो अप्रोच थी वो साइंटिफिक थी और वो सोचते थे यूनिवर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना ट्राई करते थे। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एंशिएंट ग्रीस में लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, या वहाँ पे लोगों का एटीट्यूड कैसा। पॉलिटिकल देखा जाए तो सिटी स्टेट कंसेप्ट था, डिसेंट्रलाइज था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावर्स को हमने डिसेंट्रलाइज था, मतलब कि नीचे तक पावर को था, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, मेनली एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब कि एग्रीकल्चर था, और स्लेवरी वहाँ पे प्रैक्टिस, मतलब कि लोगों की गुलामी थी, ठीक है। सोसाइटी देखते हैं तो क्लासेस डिवाइड था, मतलब कि मास्टर और स्लेव होते। जब आप देख सकते हो स्लेवरी था, इसका मतलब कि डिवीजन ऑफ क्लासेस था, ठीक है, भेदभाव था। तो मास्टर और स्लेव्स में लोगों को बांटा जाता था। हिरार्कियल और पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, मतलब कि नीचा ऊंचा ऊंच नीच सब थी। और पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब का मैन का डोमिनेशन था ओवर वुमेन, ठीक है। एटीट्यूड कैसा था लोगों का, उनके पास एक सुपीरियोरिटी की वो, मतलब कि एक उनके में सेंस थी, अपने आप को सुपीरियर मानते थे वहाँ के लोग, ठीक है। औरों को वो क्या मानते थे, बारबेरियंस, की उनको गवार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस वर कंसिडर्ड एथनोसेंट्रिक पीपल, ठीक है, मतलब इंडियंस को वो कैसे मानते थे कि एथनोसेंट्रिक लोग हैं, कि ये बस अपनी एथनिसिटी को देखते हैं और कुछ नहीं देखते, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो एंशिएंट ग्रीस में उस वक्त कैसे लाइफ थी। पॉलिटिकल सिस्टम था, मतलब कि डिसेंट्रलाइज था, लोगों नीचे तक पावर थी। इकोनॉमी कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, स्लेवरी प्रैक्टिस में थी। सोशल सिस्टम कैसा था, डिवीजन था क्लास का ऑन इकोनॉमिक स्टेट, दैट इज द मास्टर एंड क्लास, ठीक है। हायरार्कियल था, पेट्रियार्कल सोसाइटी। एटीट्यूड कैसा था, सुपीरियोरिटी की भावना थी, औरों को वो गवार समझते थे। नेक्स्ट है सोक्रेट्स पढ़ते हैं। अब हमने प्री सोक्रेट्स तक पढ़ लिया ना। अब हमारा पहला जो फिलोसफर है दैट इज द सोक्रेट्स। सोक्रेट्स को फादर ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं, इवन का फादर ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अब आप सोच सकते हो कि ये जो सोचते होंगे वो फिलोसफी के अकॉर्डिंग सोचते होंगे, क्योंकि जो प्री सोक्रेट्स हैं वो साइंटिफिक अप्रोच रखते थे, क्योंकि अभी हमने उनको फादर ऑफ फिलोसफी, तो इसका मतलब इनके जो नॉलेज है वो एज पर फिलोसफी है, ठीक है। इनका मेन मकसद था कि हमें किस तरह से लीव करना, हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। नॉलेज इज़ वर्च्यू और एक्सीलेंस, इन पे वो ध्यान देते थे। वो सोचते थे कि जो नॉलेज ही है वही आपका एक सबसे बड़ा गुण है और वही आप में एक्सीलेंस है, ठीक है। इससे पहले जो भी थिंकर्स है सोक्रेट्स से पहले, वो अपने आप को फिजिसिस्ट मानते थे, मतलब कि फिजिस्ट मतलब कि वो साइंटिफिक अप्रोच करते थे। क्यों, बिकॉज वो क्या करते थे, वो यूनिवर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना चाहते थे। एग्जाम्पल कुछ स्कॉलर्स थे वो ये करते थे, एक्सप्लेन करते थे कि अगर हमें जिंदा रहना है तो उसके लिए फायर, वाटर, एयर, ये सब ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। सोक्रेट्स ने सजेस्ट किया कि हमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम जो जी रहे हैं उसका पर्पस क्या है, रैदर देन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। मतलब कि सिंपल बात है, जो प्री सोक्रेट्स है वो ये देखते थे कि हमारा यूनिवर्स कैसा है, मतलब कि हम किस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ का एलिमेंट्स क्या है। लेकिन सोक्रेट्स ने बोला कि हमारा लाइफ जीने का पर्पस क्या है, मतलब कि ये संदीप महेश्वरी जी थे। तो सोक्रेट्स सजेस्ट करते हैं कि ये ज़्यादा जरूरी है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, कि आप जी कैसे रहे हो, पर्पस का। आप अगर जी रहे हो, अगर आपने 100 साल भी जी लिया तो आपका पर्पस क्या है उसका जीने का, रेदर देन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। वो मानते थे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से अच्छी लाइफ जिए, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एथिक्स बोलते थे, ठीक है। जो सोक्रेट्स का पर्पस था लाइफ का, उसे हैप्पीनेस था, ठीक है। सोक्रेट्स का पर्पस ऑफ लाइफ था हैप्पीनेस, मतलब कि अभी बोलते हैं ना हमेशा हमारा लाइफ का हैप्पीनेस ही पर्पस होना चाहिए। मैं आपको अभी भी बोलती हूँ हैप्पीनेस होना चाहिए आपका पर्पस, ठीक है। तो वही बात इन्होंने बोली है कि हमें सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ,
ठीक है, 1 मिनट क्या हो गई, 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो इन्होंने यही बोला कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ, फिर हम कैसे जिएंगे, ओड टू लाइफ, और सबसे बड़ा पर्पस क्या है, यही कि हमें क्या रहना चाहिए, हैप्पीनेस। अब ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, मतलब आपको खुश रहना है, लेकिन खुशी भी तो कहीं ना कहीं लाई करती होगी ना, तो वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है नॉलेज, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला नॉलेज इज अ वर्च्यू, नॉलेज इज अ एक्सीलेंस, ठीक है। तो सोक्रेट्स ने बोला कि जो पर्पस है लाइफ का वो हैप्पीनेस है, और जो वर्च्यू एक्सीलेंस है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। एंड अगर हमें गुड लाइफ जीनी है तो हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि गुड लाइफ जीते कैसे हैं। वी मस्ट हैव नॉलेज कि गुड लाइफ में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। गुड लाइफ का मतलब ये नहीं है कि चोरी डालो, डाका डालो, नो, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आर गुड लाइफ। और इसलिए उन्होंने नॉलेज और हैप्पीनेस इनके बीच में कनेक्शन बताया। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर आपको हैप्पीनेस, पर्पस ऑफ लाइफ का हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस का सोर्स कहाँ है, नॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नॉलेज और हैप्पीनेस में कनेक्शन बताया। अब आपको गुड लाइफ की नॉलेज कहाँ से आएगी, सोक्रेट्स ने बोला जो पर्सन है उसे नीड नॉट टू लुक एनीवेयर टू गेन नॉलेज, मतलब कि अगर आपको नॉलेज लेनी है आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आपकी अल्टीमेट नॉलेज है वो कहाँ पे है, वो आपकी खुद की सोल में। मतलब कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इधर उधर किताबें खोल के मत देखो, आप खुद में झांको, बिकॉज जो सोर्स है अल्टीमेट नॉलेज का वहाँ पे है, इज इन द सोल, ठीक है। और हर एक बंदे को अपनी सोल के डायरेक्शन को समझना चाहिए, क्योंकि जो एक टीचर का रोल होता है वो उसको ये नहीं बताता कि गुड लाइफ में क्या क्या चीज़ मैटर करती है, लेकिन उसकी सोल की डायरेक्शन को समझता है। लाइक सपोज करो मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे पता है ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, तो टीचर का रोल ये नहीं कि वो उसको समझाएगा कि बेटा जो चोरी करना गलत बात है, ठीक है, अच्छे बच्चे बन के रहो, ठीक है, ये तो हमने समझा दिया, उसको ये समझाना नहीं है, बल्कि हमें उसका माइंड भी पढ़ना है कि नहीं, अगर उसका मन भी कर रहा है ना, हमें पता चल जाएगा, तो उसको पहले ही बताना कि नहीं, उसकी जो वॉइस ऑफ सोल है उसको समझना भी टीचर का रोल है। फाइन, द रोल ऑफ टीचर इज नॉट टू टेल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ, बट हेल्प द स्टूडेंट, इवन कि स्टूडेंट की हेल्प भी करे इन अंडरस्टैंडिंग द वॉइस ऑफ सोल, ठीक है। टीचर्स बहुत, और टीचर्स ये स्टूडेंट से कैसे समझेंगे, मतलब कि किस टीचर को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट की सोल को वो कैसे समझेंगे, जब वो उनसे इन द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है, आपस में बातचीत, सही बताऊं तो, ठीक है। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग, आप उससे बात करो, अपने स्टूडेंट से बात करो, और उसके थ्रू आप उसकी सोल की वॉइस को समझ सकते हो। किस प्रोसेस से, डायलेक्टिक्स की प्रोसेस से। डायलेक्टिक रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन योर सोल थ्रू डायलेक्टिक्स, ठीक है। मतलब कि देखो डायलेक्टिक्स का मतलब सिंपल बात यही होती है, देखो आपने क्या किया, सिंपल बातचीत करी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बातचीत करते हो, सपोज करो मैंने टॉपिक छेड़ा, कोई भी टॉपिक छोड़ दिया, तो एक यस आएगा, उसमें से एक नो आएगा, ठीक है। मतलब एक थीसिस अब सपोज करो आपने यहाँ पे बात करना शुरू किया, एक आएगा सिंथेसिस, एक होगा एंटीथेसिस। तो हमने वहाँ पे क्या करना है, एंटीथेसिस को हटाना, नहीं ये चीज़ गलत है, ये सही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन आप बात करोगे, फिर कुछ सिंथेसिस, फिर एंटीथेसिस, जो एंटीथेसिस होगा वो गलत होगा, इसको हमें हटाना है। इस तरह से टीचर और स्टूडेंट बात करेंगे, ठीक है। मतलब कि टीचर ने पूछा बेटा बताओ क्या बात है, तो बोला नहीं ऐसा है, तो दो, हर चीज़ में दो आते हैं ना, कि ये अगर हो गया तो, अगर ये ना हुआ तो हमने उस नो को हटाना है और यस को अच्छा करना है, ठीक है। तो इस तरह से थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स जो टीचर है वो स्टूडेंट की वॉइस ऑफ सोल को समझेगा। अब हम जरा पढ़ लेते हैं सोफिस्ट और सोक्रेट्स में क्या डिफरेंस है। सोफिस्ट वही जो प्री सोक्रेट्स जिनको हम बोलते हैं, या फिर जो फिजिसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सोफिस्ट पेड एजुकेशन में बिलीव करते हैं, जबकि जो सोक्रेट्स थे वो फ्री इंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं। क्योंकि ऐसा था ना, लाइक जो सोक्रेट्स से पहले की जो टाइम था प्री सोक्रेट्स, तो वहाँ पे क्या होता था, पेड एजुकेशन होती थी, और पेड एजुकेशन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन था वो स्टेट स्पॉन्सर नहीं करता था, ठीक है। तो सोफिस्ट इसलिए पेड एजुकेशन पर बिलीव करते थे। वो क्या करते थे, टोट रियोट्रिक का मतलब क्या, वो ऐसी चीज़ें बच्चों को समझाते थे कि आपके लिए जो है पावर ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, मनी ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि वो इस तरह से पढ़ाते थे जो उसका इंप्रेसिव फैक्टर, मतलब कि आप कम्युनिकेट कर सको पॉलिटिकल लाइफ में, लीगल लाइफ में बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं वो एजुकेशन सिंसियरिटी और मीनिंगफुल कंटेंट में कमी होती थी। मतलब कि वो बस पढ़ाते थे, लाइक बस उनका मेन मकसद था पावर
एंड मनी, ठीक है। तो इसलिए क्या है मतलब कि वो कहीं ना कहीं क्या है सिंसियरिटी की उसमें कमी थी, ठीक है। ये क्या करते थे सोफिस्ट पढ़ाते थे, ये ओपिनियंस को मोल्ड करते थे और डेमोक्रेसी को फेवर्ड करते थे। जबकि अब गाइस जो डेमोक्रेसी आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है उसका मतलब डेमोक्रेसी का उस वक्त नहीं है, ये याद रखना। सोक्रेट्स बिलीव करते थे फ्री इंस्ट्रक्शंस में। ये डायलेक्टिक मतलब कि वो अभी हमने बताया डायलेक्टिक वो ये था कि टीचर अपने स्टूडेंट की समझे, उसकी वॉइस को समझे, ठीक है। तो इसमें बिलीव करते हैं और ये इनका मेन मकसद था नॉलेज, ना कि पावर और ना ही मनी, ठीक है। और ये एरिस्टोक्रेसी को फेवर करते थे। फाइन। अब सोक्रेट्स की डेथ कैसे हुई? इन द एंड सोक्रेट्स को एग्जीक्यूट किया गया, मतलब क्योंकि क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। सोक्रेट्स अपने बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, फ्री पढ़ाता था। तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि वहाँ के जो एथेंस के लोग थे उन्हें लगा कि इस तरह से कहीं ना कहीं जो रूलिंग क्लास है उन पे क्या खतरा आ रहा है और ये कहीं ना कहीं जो सोक्रेट्स है वो गलत पढ़ा रहा है, उनका माइंड क्या कर रहा है, बच्चों का माइंड वॉश कर रहा है। तो इसलिए क्या किया, सोक्रेट्स को फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूट मतलब उसको मारा गया। वहाँ का एक एथेनियन मेथड होता है जहाँ पे उसको पॉइजन दे दिया गया था, ठीक है। और बाय द वर्ड ऑफ हिज अपोलॉजी प्लेटो ने क्या किया था, एथेंस की डेमोक्रेसी को कंडेम किया था। और उन्होंने जो प्लेटो क्योंकि वहाँ खड़ा था जब सोक्रेट्स को मतलब कि ये डेथ सेंटेंस दिया गया, तो प्लेटो ने बोला कि उन्होंने एथेंस ने एक बेस्ट मैन ऑफ दैट एज को क्या किया, डेथ पे कर दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ विजडम के सर्च में गुजार दी। एंशिएंट ग्रीक में जो सिटी स्टेट को यूज किया जाता टू फाइट विद ईच अदर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉर इनटू द पैलेस्टाइन वार, ठीक है। तो ये एंशिएंट ग्रीक में एक वॉर हुआ था पैलेस्टाइन वार, ये आप देख सकते हो, ये एथेंस और स्पार्टा में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया था। और इसमें क्या हुआ था, एथेंस की डिफीट हुई थी एंड जो मतलब कि इतनी बुरी हार हुई थी कि स्पार्टा के कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो बड़ी फोर्स थी एथेंस की उसको हरा दिया था, ठीक है। हिस्ट्री जो पैलेस्टाइन वॉर की थी उसको किसके द्वारा डिसाइड किया गया, बाय द थ्यूसाइड्स, ठीक है। तो गाइज ये आप देख लेना, ऐसा कोई इतना बड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अबाउट सोक्रेट्स आप देख सकते हो, सोक्रेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। सोक्रेट भी टीचर था बाय प्रोफेशन, ठीक है। इनका ये भी क्या करता था, एथेंस में एजुकेशन देता था यूथ को। और इसकी जो टीचिंग्स थी वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि रूलिंग क्लास को थ्रेट है, इसलिए जो रूलिंग क्लास आई और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इसको तू पॉइजन पी ले भाई। और उनको इस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये कहीं ना कहीं यूथ को मिसलीड कर रहा है। दैट टाइम एथेंस ने क्या किया, उस वक्त एथेंस डेमोक्रेट्स के द्वारा रूल किया जाता था, जिसकी वजह से जो प्लेटो है उसको डेमोक्रेसी से क्या होगी, नफरत हो गई, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस का रूल है, मतलब कि डेमोक्रेट्स का मतलब ये है कि दैट इट इज द रूल ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए जो प्लेटो था उससे डेमोक्रेट से क्या होगी, नफरत होगी। फाइन। और इसी डेमोक्रेसी जो एक लाइक वो है उससे भी नफरत होगी। और प्लेटो को सोक्रेट्स की लाइफ से एक मैसेज मिला कि एक स्टेट जो होती है वो सुप्रीम होती है और जो स्टेट है वो डिजर्व करता है अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। मतलब कि अगर आपको बताऊं तो सोक्रेट्स चाहता तो अपनी जो पनिशमेंट थी उसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन सोक्रेट्स ने ऐसा नहीं किया बिकॉज वो ये शो करना चाहता था कि स्टेट इज सुप्रीम है और हमें अभी भी स्टेट का कहना नहीं मतलब कि हटाना नहीं चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए। और उसके अलावा स्टेट से आपको कभी बहस नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट डिजर्व्स अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। देखिए स्टेट आपके लिए इतना करती है तो आपको वो ऑर्डर जो करिए उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। तो ये वो शो करना चाहता था। एंड इसके अलावा उसको ये बोला गया था, सोक्रेट्स को ये बोला गया था कि आप जो अपने प्रिंसिपल्स पढ़ाते हो आप उनको बंद कर दो, ठीक है। तो सोक्रेट्स ने भी बोला था इट इज़ बेटर टू सेक्रीफाइस माई लाइफ रेदर टू सेक्रीफाइस माई प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ड्यू टू दीज रीजन कि सोक्रेट्स ने अपनी डेथ को अवॉइड नहीं किया बिकॉज ये सब चीज़ें वो शो करना चाहता था कि पहला स्टेट इज सुप्रीम है और स्टेट डिजर्व अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस एंड इट इज़ बेटर टू सेक्रीफाइस माई लाइफ रेदर देन टू सेक्रीफाइस माई प्रिंसिपल्स एंड एनीथिंग, ठीक है, जो अपने उसके प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। सोफिस्ट जो इसके काउंटर थे, सोफिस्ट भी टीचर्स थे। एक सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशन थे। ये क्या करते थे, लोगों को ये समझाते थे किस तरह से पावर में आना है, क्योंकि उस वक्त क्या था मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन होती थी और पावर वाज अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ। अभी मैंने क्या बताया, सोक्रेट क्या समझाता था, गुड लाइफ का मतलब है नॉलेज, नॉलेज से आपको गुड लाइफ आती है। लेकिन सोफिस्ट जो पढ़ाते थे कि पावर वाज अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ, गुड लाइफ के लिए आपको पावर चाहिए, मनी आएगी, बिकॉज जैसे जितने आपके पास पावर होगा उतनी आपके पास मनी होगी। और मनी अगर आ जाएगी तो आप जितनी भी वर्ल्डली थिंग्स है, वर्ल्डली थिंग्स क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, वो आप सब कुछ खरीद सकते हैं जो आपको खुशी देती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये भी लगेगा कि जो सोफिस्ट है वो थोड़े प्रैक्टिकल है, रियलिस्ट है।
और जबकि जो सोक्रेट्स हैं वो आइडियलिस्टिक हैं, ठीक है। ये भी आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो यही था, ये सोफिस्ट ऐसा पढ़ाते थे कि पावर आएगी तो मनी आएगी, मनी आएगी तो आप वर्ल्डली थिंग्स परचेज कर सकते हो और ऐसे आपको प्लेजर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको बताया कि सोफिस्ट है वो कहीं ना कहीं रियलिस्ट थे, उनको पता था किस तरह से पावर मैन है और मनी ही चाहिए गुड लाइफ जीने के लिए, इसलिए उनको रियोटिक्स बोला गया। जबकि जो सोक्रेट्स थे वो डायलेक्टिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते थे, उनके अकॉर्डिंग जो गुड लाइफ है वो किससे आती है, नॉलेज से आती है। और नॉलेज कहाँ लाई करती है, टू, अगर आप अपनी अल्टीमेट सोल में उसको समझो, और वो किसके थ्रू समझोगे आप, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल बात है, आइडियलिस्ट के लिए क्या था, हेल्थ इज ग्रेटर देन मनी, करेक्टर इज ग्रेटर देन मनी, फाइन। अब जरा हम देखते हैं सोफिज्म को, ये सोफिस्ट ऐसा क्यों बोलते थे कि जो मनी और पावर है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगी, ज्वाइन द कोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी अदर सेकेंड डाउट, ठीक है। यू कैन ज्वाइन द कोर्स बिकॉज आपको जितने क्वेश्चंस और इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। एथेंस में देयर वाज नो सिस्टम ऑफ स्टेट्स फॉर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सोफिस्ट मनी और पावर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते थे, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि एथेंस में कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, ठीक है। और एजुकेशन वहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइज था, मतलब सेल्फ फाइनेंस था। इसका मतलब एजुकेशन वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो सिर्फ पे कर सकते थे, ठीक है। और जो सोफिस्ट थे वो टीचर्स थे, वो जानबूझे, क्योंकि वहाँ पे तो एक ये बिजनेस चल के, तो सोफिस्ट जो टीचर्स थे वो एजुकेशन के लिए ज़्यादा मनी चार्ज करते थे। अब क्योंकि वो मनी ज़्यादा चार्ज करते थे तो इसलिए वो बोलते थे कि मनी और पावर ही सोर्स है गुड लाइफ का। और सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो सोफिस्ट है वो कहीं ना कहीं रियोट्रिक्स टीच करते थे। रियोट्रिक्स का मतलब आप एक बार गई आप खुद ना गूगल पे सर्च करना है। रियोट्रिक्स का मतलब यही होता है कि आप इस तरह से लोगों को समझा रहे हो कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन देयर पॉलिटिकल लाइफ, इन देयर लीगल लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो सेंस होनी चाहिए सिंसियरिटी की या मोरालिटी की, वो कहीं ना कहीं रुक होता है। मतलब कि वो अपने प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे थे। कौन? सोफिस्ट, ठीक है। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब क्या होता है? धर्म अपनाना, ठीक है। रियलिस्ट किन्हें बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, जो पॉलिटिक्स को कंसीडर करते हैं स्ट्रगल ऑफ पावर। मतलब कि अगर आप खुद सोचो तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, पैसे तो चाहिए यार, पैसे तो चाहिए, नॉलेज वॉलेज क्या करेंगे, है ना। तो रियलिस्ट क्या करते हैं, जो समझते हैं पॉलिटिक्स स्ट्रगल ऑफ पावर, और एक्चुअल में यही है, पॉलिटिक्स स्ट्रगल ऑफ पावर ही तो है, ठीक है। आइडियलिस्ट जो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स एक एथिक्स है और आइडल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रियलिस्ट में और आइडियलिस्ट में, ठीक है। सोक्रेट्स को वाइजेस्ट मैन भी बोला जाता था बिकॉज उसने क्या किया, एज ही एक्सेप्टेड दैट ही नोज नथिंग, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया कि उसे कुछ नहीं पता है, और उसने यूनिक मेथड डायलेक्टिक्स को क्या किया, मेथड को डिस्कवर किया, ठीक है। सोक्रेट्स के पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो पनिशमेंट को एस्केप कर सके, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिकॉज एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि एक सिटीजन की ड्यूटी है कि हमें कभी भी स्टेट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, मतलब सबसे पहला कि स्टेट इज सुप्रीम है। इसके अलावा वो उसने सोचा कि मैं कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ूंगा, इट इज़ प्रेफर टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। मतलब कि वो अपने प्रिंसिपल से डाइवर्ट नहीं होना चाहता था। तो ये दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से उसने अपनी मतलब कि पनिशमेंट से एस्केप नहीं किया, ठीक है। और जो टीचर का रोल है वो ये नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट पर्सन्स की हेल्प करना टू अराइव व्हाट इज राइट, मतलब कि उसकी बच्चे को खुद ही समझाए। मतलब कि ऐसे नहीं चल मेरे से पूछा कि करना चाहिए तो मैंने बोल दिया कि नहीं बेटा वो नहीं करना, वो कर लो, ठीक है। हमें बस इतना ही बताना, हमें बच्चे को इतना बिल्डअप करना है कि वो खुद ही समझ सके कि हाँ मेरे लिए क्या सही, ठीक है। तो इसकी ड्यूटी है रोल ऑफ टीचर टू हेल्प पर्सन टू अराइव एट व्हाट इज राइट, ठीक है। तो गाइस ये हमारा सोक्रेट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। सोक्रेट्स की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, दैट इज अ नॉलेज इज वर्चुअल एक्सीलेंस, इस पे आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हो। बाकी हमने सोक्रेट्स के अलावा प्री सोक्रेट्स, सोफिस्ट, इन सबको डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना। बाकी मैं आपको अगेन आप PSI का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 1 जून से शुरू हो रहा है एंड ओनली 11,000 इसकी 450 स्टूडेंट, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसका फीस इतनी है। बाकी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि इनको सुमित सर को, सुमित इज देयर फॉर, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।